अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जुल्म ज़्यादती और इंतकाम के खमीर में गुंदी हुई पुरअसरारियत के लिबादे में लिपटी एक कहानी। वो भाग रहा था सहरा की तपती जानलेवा रेत पर। उसका दिमाग सिर्फ एक ही ऑर्डर दे रहा था, रुकना मत। अगर एक लम्हे के लिए भी रुक गए तो मौत यकीनी है। पीछे मुड़कर देखना भी मौत को दावत देना है। फिर वो भागते भागते जैसे गिर पड़ा अंगारे की माने तपती रेत पर। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़क रहा था, बिल्कुल जीरो बम की माने तेज तेज। सांस लेते हुए उसे लगा जैसे वक्ते आखिर आन पहुंचा है और जैसे अजल का फरिश्ता उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जैसे रूह जिस्म की कैद से आजाद होने को हो। दुश्मन उसके सर पर पहुंच चुका हो। उसने आंखें बंद कर ली। तन्हा, बेयारो मददगार एक नौजवान मौत की अंधी वादियों में दाखिल होने के लिए तैयार था। मगर फिर मोजज़ा हुआ कि बादलों ने आसमान की नीली फिजा को अपनी लपेट में ले लिया और फिर उसे लगा जैसे वो बारिश में भीग रहा है। रेत ठंडी होने लगी। उसने आंखें खोल दी। बारिश मुनासिब अंदाज से जारी थी, अलबत्ता उसके पीछे कुछ मौजूद ना था। सहरा खामोश और तन्हा उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने सुकून का सांस लिया, जैसे वक्ती हमला टल गया हो। फिर बारिश के बरसने का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी बहुत किनमिन चली। एक चीज उसे हैरान कर गई। दुश्मन टल गया, बारिश अच्छी हुई, उसे सुकून का बहाना मिला। मगर कैसे और क्यों कर? यह मोजज़ा ही हुआ था कि वो यकीनी मौत से बच निकला था। वो उठ खड़ा हुआ। उसका सांस बहाल हो चुका था, मगर रेत पर चलना दोभर था। वो उठा ही था कि फिर औंधे मुंह रेत पर आ गिरा। फिर उसे रेत में एक गहरा गड्ढा नजर आया। गहरा, अंधा, खौफनाक गड्ढा जो बिल्कुल अंदर की जानिब बहुत नीचे तक चला गया था। उस जगह वाज़े अल्फाज में कुछ लिखा भी था। रेत की नरम सतह पर 1994 के अल्फाज हिंसों की सूरत में वाज़े पढ़े जा सकते थे। वो काफी देर तक उस खौफनाक घड़े को देखता रहा, फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। 1994 का मतलब उसकी महदूद अकल से बाहर था। सबका लाडला और प्यारा आदिल मुराद हॉस्टल से वापस आया तो जैसे ईद का समा बन गया। वो गाड़ी से उतरा तो करीब खड़े सबने उसे खुशामदीद कहा। उसकी खुशी में मुराद विला को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। पूरे 2 माह बाद वो हॉस्टल से अपने घर में आया था। मुराद अली बिजनेसमैन, रक्षंदा मुराद बीवी, दादी और आदिल मुराद। लोग बहुत कम, मगर मोहब्बतों से लबरेज। जब वालिद मुराद अली ने फैसला किया कि आदिल मुराद शहर जाएगा और हॉस्टल में क़याम करेगा तो वालिदा रक्षंदा रोने को आ गईं। बहुत अरमान थे बेटे के, अपने दिल में कई वहम और वसवसे थे, मगर जैसे तैसे उसे हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। शहर की अपनी जिंदगी, कॉलेज की अलग फिजा। आदिल उससे बहुत जल्द मानूस हो गया। उसे अपनी तरह के परदेसी दोस्त मिल गए, तारुफ हुए। रूममेट बहुत अच्छे थे। गर्ल्स चंद ही दिनों में खूब जमने लगी। परदेस में दिल लगाने के लिए दोस्त बनाने लाजमी होता है, वरना एक एक लम्हा काट खाने को दौड़ता है। एक नई जिंदगी और ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। हुमा तबस्सुम, एक मुकम्मल जिंदगी का एहसास, एक जुगनू, एक रोशनी, एक दिया था उसके लिए, जो खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर। तबस्सुम उसकी जिंदगी में बहार की मानिद आई और दिल की जिंदगी सैराब हो गई। जिंदगी जीने का मजा ही अलग था उसके लिए। बरसात के भीगे रोमांटिक मौसम में वो यूं ही मौसम एंजॉय करने सड़क पर आ निकला था। उसके पास बाइक थी। वो होले होले ठंडी हवा में आगे बढ़ रहा था। हॉस्टल सारा खाली पड़ा था। उसे भी मस्ती करने का जुनून चढ़ा। सड़क पर लोग थे, खास तौर पर करीबी चौक पर रश था। बारिश के बाद लोग अमूमन बाहर निकलते हैं। वो बाइक लिए जा रहा था कि अचानक बादल गरजे। जो बारिश रुक चुकी थी तो दोबारा फिर शुरू हो गई। ये शदीद बारिश थी। वो भी वापसी का प्लान बनाने लगा कि उसके सामने एक दोशीज़ा टूटे सैंडल मगर परेशान सूरत नजर आई। वो गुलाबी जोड़े में मलबूस दिलकश चेहरा लिए मासूम सी लड़की, उदास आंखों में हैरानी लिए फुटपाथ पर तन्हा खड़ी थी। आदिल का दिल भी नाजुक था। दिल में नरम गोशे का एहसास जागा, लेकिन फिर ख्याल आया कि बेहतर नहीं है। ना जाने वो क्या समझे। एतमाद का जमाना नहीं है, लोग तरह तरह से सोचते हैं। मगर ना जाने कौन सी कशिश ने उसे मजबूर कर दिया। बारिश जोर पकड़ चुकी थी। सड़क वीरान थी। कुछ देर तक इंतजार करता रहा कि उसका कोई जानने वाला आ निकले और उसे घर ले जाए।
इस एहसास के तहत उसे ख्याल आया कि अगर कोई तन्हा इस सड़क पर इस मौसम में खड़ा हो तो फिर क्या करना चाहिए। मदद, सिर्फ मदद, चाहे जो कोई कुछ भी सोचे। वो सोच ही रहा था कि लड़की खुद उसकी जानिब आने लगी। सुनिए, खूबसूरत आवाज मगर कुछ हद तक घबराई हुई। जी, वो बोला। अगर आप गलत न समझें तो प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दें, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप अजनबी हैं मगर आप पर एतमाद किया जा सकता है। शोर, आप मुझे रास्ता बताएं। जी ठीक है, मैं आपको बताती रहूंगी। अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो आपको कभी तकलीफ ना देती। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी मोहतरमा? पढ़ती हूँ। आज बस मिस हो गई। भाई तो कोई है नहीं जो लेने आ जाता। और अबू तो इस दुनिया से कब के चले गए हैं मेरे। ओह सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। वो रास्ता बता रही थी, वो ड्राइव करता जा रहा था। आदिल को वो सफर खुशबू का सफर लगा। एक अजीब एहसास था उसका हमसफर उसके साथ। दिल की घंटी बजी, आवाज आई, काश ये सफर कभी खत्म ना होता। बस यही है मेरा घर। एक रिहायशी इलाके में उसने बाइक रुकवा दी। मेरा घर थोड़ा आगे है। इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊं। नो थैंक्स, फिर कभी। अपना ख्याल करें, जमाने पर एतमाद करना थोड़ा मुश्किल है। वो उसे बगौर देखते हुए बोला। जी बिल्कुल, मैं चलती हूँ। अम्मी परेशान होंगी मेरी वजह से। जरूर। वो जाने लगी। उसका दिल चाहता था कि खुदारा रुक जाओ, मत जाओ। सुनो, फिर कब मिलोगी भी सही या सहरा में तन्हा छोड़ दोगी। उसके दिल में 100 सवाल थे। वो चली गई मगर बेध्यानी में उसकी एक पतली सी किताब नीचे गिर पड़ी। आदिल ने किताब उठा ली। सुनिए, आपकी बुक गिर गई है। मगर वो जा चुकी थी। रहने दो ना, एक निशानी तो हाथ लगी, मत वापस करो। उसके दिल से एक आवाज आई। हाँ रहने दो, किताब ही तो है। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे एक नए एहसास और ख्याल के साथ चल पड़ा। 2 दिन तक दिल की बस्ती खुश रही। तीसरा दिन उसे उदास कर गया। लेकिन क्यों? उस दिलरुबा, हसीन मगर मासूम व पाकीज़ा चेहरे को एक नजर देखने को दिल बेकरार था। क्लास में कई हसीन फैशनेबल लड़कियां थीं मगर आदिल ने कभी किसी को दिल में एंट्री नहीं दी थी। बहुत सी लड़कियां उसकी वजाहत पर जान देने को तैयार थीं मगर दिल का इख्तियार क्या। वो उदास था मगर पुरुमीद भी। वो मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक ही शहर, एड्रेस भी मालूम था मगर सिर्फ एक ठोस जवाब सामने आना था। वालिदैन ने उसे आला तरबियत से नवाजा था। उसकी आला सोच उसे वहां जाने से बाज रख रही थी। मत जाओ शराब के पीछे। उसने लिफ्ट ली, तुमने मदद की। मजबूर बेकस लोगों की दुआ काफी होती है। वो सिर्फ माँ बेटी हैं, किन हालात में जिंदगी गुजार रही होंगी कुछ मालूम नहीं। फिर मेरा वहां जाना कितना मायूब लगेगा। मोहल्ले के लोग लड़की के मुतल्लिक गलत बात करेंगे। नहीं, उससे प्यार है तो इंतजार करो, कुदरत खुद मिलवा देगी। मगर कब तक? इन्हीं सवालों के दौरान उसने अलमारी से किताब ढूंढी। उसकी गिरी हुई किताब जो उसने बतौर निशानी उठा ली थी। उसने पहला वर्क पलटा। पहले सफ़े पर नाम लिखा था हुमा तबस्सुम और नीचे फ़ोन नंबर दर्ज था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह क्या इत्तेफाक है। बहुत सोच समझ कर उसने कॉल मिलाई। नंबर पुश करते हुए उसका दिल बेतरतीब तरीके से धड़क रहा था। पहली कॉल पर जवाब मौसूल ना हुआ। उसने मजीद 2 कॉल्स मिलाई मगर नंबर शायद अजनबी था जिसकी वजह से कॉल मौसूल ना की गई। तो उसने एक पैगाम टाइप किया। हेलो, आपकी किताब बारिश वाले दिन गिर गई थी। मैंने उठा ली, आपको पुकारा भी था मगर कुछ फायदा ना हुआ। चंद लम्हों बाद मैसेज रिसीव हुआ। ओह तो ये आप थे, मैं समझी कोई तंग कर रहा है। उसने फिर डरते डरते कॉल मिलाई। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है। असल में आपकी किताब उस दिन गिर गई थी। आपको आवाज़ भी दी मगर आपने सुना नहीं। ओह सॉरी, कोई मसला नहीं। और फिर एक नई दोस्ती का आगाज हुआ। 2 धड़कनें करीब आईं। हुमा तबस्सुम अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत जल्द दोनों को महसूस हुआ कि ज़िंदगी अगर साथ गुजारी जाए तो बेहतरीन रहेगी क्योंकि मिजाज और दिल दोनों एक रास्ते पर गामजन थे। आदिल अब अपने घर आ चुका था। सभी खुश थे। सब ने एक साथ ही खाना खाया मगर एक बात वाज़ेह महसूस की जा सकती थी कि आदिल कुछ परेशान था। उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। अब उसे अपने मुस्तकबिल के लिए बिजनेस को देखना था या वलायत जाना था आला तालीम के लिए। मगर जब से वो आया था इन दोनों मौज़ूआत पर बात ना हो सकी थी क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। उसकी वालिदा और वालिद ने इस चीज़ को वाज़ेह महसूस किया।
खाने की मेज पर वो खामोश रहा। अभी 2 माह पहले वो हशाश बशाश घर आया था। उसके चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज ना थी। बाबा की जान और सबका लाडला बातों में सबसे आगे था। दिल का साफ और हमदर्द, जाने किस कर्ब में मुब्तला था जिससे सभी नावाकिफ थे। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। आजकल आदिल कुछ परेशान है, आपने नोट किया? हाँ, वक्ती गम, कोई मसला होगा। 4 माह शहर में रहकर आया है ना, बहुत से फ्रेंड होंगे, दोस्तों से बिछड़ने का गम होगा। फिक्र मत करो। उसके वालिद बोले, ऐसा ही हो खुदा करे। मेरा बच्चा कितना कमजोर और परेशान लग रहा है, खुदा जाने क्या मामला है। वालिदा बोली। आदिल अपने कमरे में वापस आ गया था। उसका दिल खौफ से भरा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। वो बेबसी के आलम में बेड पर गिर गया। उसे माजी के हालात अजबर थे। कौन क्यों उसे मारना चाहता है? कौन हर रोज उसे ख्वाब में आता है? तभी उसे 2 माह पहले के हालात याद आने लगे। जिंदगी मुतमईन और खुशी से गुजर रही थी। हुमा तबस्सुम ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। खालिस और पाकीज़ा मोहब्बत यादगार लम्हात का मौजिब बनती है। जब सिर्फ रूह से प्यार हो तो जिंदगी गुलजार बन जाती है। हुमा तबस्सुम MBA में थी, जबकि आदिल का भी फाइनल ईयर था। दोनों की मोहब्बत तरूज पर थी। इस मामले में दोनों ने अपनी फैमिलीज को आगाह कर दिया। लड़की मुनासिब और अच्छी थी। तय पाया कि दोनों की तालीम के बाद शादी कर दी जाए, मगर मामलात खराब हो गए, जिसका सिर्फ 2 लोगों के सिवा किसी को इल्म ना था। राफे का ताल्लुक अमीर घराने से था, मगर तालीम याफ्ता होने के साथ फहमो फरासत भी आला थी। सुलझा हुआ और आला इक़दार का मालिक, वो एक मुकम्मल वजाहत से भरपूर नौजवान था। चाचा ने पाला पोसा, आला तालीम दिलाई, फिर वालिद की जायदाद का हिस्सा मिला, जिसने खर्च करके एक शानदार बिजनेस फर्म का हिस्सा बना लिया। बिजनेस दिन रात मेहनत के बायस अरूज तक जा पहुंचा। ले दे के था ही कौन उसका चाचा चाची उम्र के इस हिस्से में जो सिर्फ दुआएं देने के लिए थे। वालिदैन तो बचपन में चल दिए। एक खौफनाक कार हादसे में दोनों चल बसे थे, मगर वो बच निकला था। वो आज भी उस खौफनाक हादसे की धुंधली यादों को रिवाइंड करता तो बेख्तियार कलेजा मुंह को आ जाता। उसे एहसास होता जैसे एक और वजूद था जो उसके साथ जिंदा बचा था। कौन था वो नन्हा वजूद, चंद माह का मासूम वजूद? कौन था वो? उसकी बहन नन्ही सी। चाचा जी, उस हादसे में हम कितने लोग थे? 4 लोग, माँ बाप, तुम और तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन चंद माह की थी, हमें हादसे वाली जगह पर नहीं मिली थी। उसका कुछ पता ना चला, हर जगह ढूंढा, मगर न जाने कौन ले गया उसे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। नहीं, मगर मेरा दिल कहता है वो जिंदा होगी। वो मुझे बुलाती है चाचा। मेरा दिल कहता है वो मेरे आस पास ही है, मगर कैसे पहचानूंगा? चाचा जी, कोई तो निशानी होगी, प्लीज मेरी मदद करें, मैंने उसको ढूंढना है। हाँ, एक निशानी है। उसकी गर्दन पर दाएं और बाएं पास पास 2 बड़े काले तिल थे। मैं ढूंढूंगा उसे, हर जगह ढूंढूंगा, कहीं तो मिलेगी। उसका इरादा वाकई पुख्ता था, चट्टानों जैसा मजबूत। उसे वो दिन याद आ रहा था जब होटल में तबस्सुम उसके साथ डिनर कर रही थी। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ लेकर चलोगे? वो बोली, जहाँ दिल करेगा, जहाँ तुम चाहोगी, चले चलेंगे। मुझे शुमाली इलाका जात बहुत पसंद है। खुली फिजा, सरसब्ज ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ। ठीक है, जरूर चलेंगे, खाना तो खा लें, ठंडा हो रहा है। उसी वक्त एक सूटेड बूटेड जवान अपनी टेबल से उठकर हुमा तबस्सुम की तरफ आया। उसका अंदाज अपनायत से भरपूर था। वो हुमा तबस्सुम के चेहरे को बगौर देखने लगा। उसका हाथ बेख्तियार उसके चेहरे की तरफ चला गया। दोनों इस सूरत हाल से घबरा गए। उस अजनबी ने हुमा की गर्दन को गौर से देखा। उसी लम्हे आदिल का हाथ घूमा और अजनबी के चेहरे को सुर्ख कर गया। बदतमीज, बेशरम आदमी हो तुम। हुमा खुद परेशान थी। अजनबी के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई और वो मुस्कुराहट उसे महंगी पड़ी। आदिल ने गरम सालन का डोंगा अजनबी के चेहरे पर दे मारा। अजनबी सिसकी भरने लगा, मिर्चें उसकी आंखों में जा चुकी थीं। वो चीखने लगा और फिर हुमा का दिल धड़कने लगा। कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता अंदरूनी था जिसने उसे जकड़ लिया। हुमा ने पानी का गिलास उठाकर अजनबी को पकड़ाया ताकि अजनबी पानी से अपना मुंह धो ले। ऐसा करने से अजनबी का मुंह साफ हो गया। अजनबी गुस्से में था, मगर उसने कोई बात न की, बल्कि शुक्रिया अदा करता हुआ चलता बना। क्या जरूरत थी उसके चेहरे पर सालन उंडेलने की? हुमा ने उससे पूछा,
कोई तुम्हारी तरफ इस तरह देखे मुझे मंजूर नहीं। तुम मेरी होने वाली बीवी हो हुमा, कोई तुम्हें छुए मेरे सामने मेरे बस से बाहर है। ठीक है, मगर इस तरह का ज़ालिमाना रवैया अपनाना भी तो गुनाह है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, अगर कोई एक इस तरह का रवैया बरत रहा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं क्यों उस अजनबी के हक में हुमा बोल रही थी, ना चाहते हुए भी। मैं तुम्हारी सोच से मुत्तफिक नहीं हुमा, उसने तुमसे बदतमीजी की। मैंने जवाब दिया, अब वो आइंदा किसी को इस तरह तंग नहीं करेगा। दोनों का मौक़िफ़ ठीक था, मगर हकीकत से नावाकिफ। उसी लम्हे आदिल ने नीचे झुककर एक विजिटिंग कार्ड उठाकर जेब में डाल दिया। उसका जहन शायद कोई अटल प्लान तैयार कर चुका था। राफे घर आया तो चेहरा बिगड़ा हुआ था। चाचा ने परेशानी से पूछा, खैरियत तो है बेटा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, बस ऐसे ही एक गुड न्यूज़ है। कौन सी गुड न्यूज़? आज मैंने एक लड़की को देखा जिसकी गर्दन के दोनों साइड पास पास बड़े तिल थे, जिस तरह आपने बताया था। मुझे यकीन है वही मेरी बहन है, और उसका घर भी मैंने देख लिया है। फिर उसने सारा वाकया बताया और ये भी बताया कि उसने बाद में अपनी गाड़ी में उस लड़की का ताकुब करके घर भी देखा। वेरी गुड, अच्छी खबर है, मगर उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर सालन गिरा के ठीक नहीं किया। लगता है वैसे तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं होगा, शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो। चाचा जी मुझे छोड़ें, आप मेरे साथ अभी चलें, मुझसे मजीद अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, हम अभी चलते हैं और देखते हैं क्या वाकई तुम ठीक कह रहे हो। आदिल मुराद का गुस्से से बुरा हाल था। उस अजनबी का नाम पता उसे विजिटिंग कार्ड से हासिल हो गया। उसके जज्बाती दिमाग ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसका रुख राफे के घर की जानिब था। एक जोश था, गुस्सा था, जो किसी सूरत नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी बाइक राफे हाउस के सामने थी। उसी वक्त एक कार राफे हाउस से बाहर निकली। उसकी नजरों ने देख लिया कि राफे और एक बुजुर्ग आदमी कार में थे। उसने ताकुब शुरू कर दिया। उसने मोहतात तरीके से ताकुब किया। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई हुमा तबस्सुम के घर की जानिब चलती और फिर उसके दिमाग की नसें फटने लगी क्योंकि गाड़ी हुमा की गली में दाखिल हो गई थी। उसने बाइक साइड पर खड़ी कर दी और पैदल चल पड़ा। वो लोग हुमा के घर के अंदर दाखिल हो गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों हुमा उसे धोखा दे रही है? आज सुबह भी हुमा ने उस अजनबी की साइड ली थी, वो क्यों ऐसा कर रही थी? और अब वो इसके घर के आगे आ गए। एक शक उसके दिमाग में ठहर गया, जिसने अपना शिकंजा मजबूत से मजबूत तर कर लिया। उसने अपनी जेब में एक भारी चीज को चेक किया और बिना सोचे गलत फैसले पर पहुंच गया। दोनों फैमिलीज के दरमियान खुशी का एक रंग आकर गुजर गया। राफे ने तमाम कहानी सुनाई। उसके चचा ने भी किस्सा गोश गुजार किया तो बूढ़ी भी बोल पड़ी। मैं खेतों में काम कर रही थी कि जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी और साथ ये बच्ची जो बिल्कुल नन्ही और ना समझ थी मेरी गोद में आकर गिरी। मेरी गोद वीरान थी, खुदा ने झोली भर दी। मैंने बाद में देखा कि साथ ही एक कार का हादसा हुआ पड़ा था। मुझे कुछ समझ ना आया, मगर फिर जैसे मुझे खुशी मिल गई। बात सबके सामने खुलकर आ गई थी। उसके दोनों साइड गर्दन पर पास पास दो बड़े बड़े तिल थे। राफे को अपनी बहन मिल गई थी, वो बहुत खुश थी। फिर उसने बताया कि वो MBA कर रही है। राफे ने आज सुबह वाले वाक़ये को बताया, माफ़ी भी मांगी। वो लोग काफ़ी देर तक घर के अंदर रहे। उधर आदिल पिस्टल हाथ में लिए खड़ा था। तभी वो लोग नजर आए। आदिल ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर एक ख्याल के तहत उसने पिस्टल में साइलेंसर लगा दिया ताकि गोली की आवाज़ दूर तक न जाए। गली सुनसान थी, सुबह का वक्त, मौत जैसी खामोशी। जैसे ही वो लोग सामने आए उसने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी दिलखराश चीख बरामद हुई। गोली ऐन सीने पर लगी और राफे बेजान होकर नीचे गिर गया। ऐसा करने के बाद उसने बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल आ गया। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था, लेकिन उसने फैसला किया कि हुमा को भी जरूर मजा चखाएगा। अगली शाम वो हुमा के घर में था। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था। क्यों किया है ये सब? कौन लोग थे वो जो तुम्हारे घर आए थे? कब से ये चक्कर है तुम्हारा उससे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन लोग आए थे यहाँ? हुमा चीखी। उसका माथा ठनका। भाई था वो मेरा, मार दिया किसी ने उसे। कल ही मुझे वो मिला था और कल ही मारा गया। आदिल को मजीद गुस्सा आ गया। सिर्फ शक की बुनियाद पर उसने हुमा को थप्पड़ दे मारा। झूठ बोलती हो तुम, एक दूसरे को जानते थे तुम लोग। कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? हुमा की हालत काबिले रहम थी, फिर भी वो चीखी, खुदा के लिए एक मुकद्दस रिश्ते को दागदार मत करो। मेरा भाई था, हम बचपन में खो गए थे। अफसोस, तुम्हें मरना होगा हुमा, तुम मेरे काबिल नहीं रही।
पहले तुम मरो, फिर मैं खुद को मार लूंगा। उसने ट्रिगर दबा दिया। हुमा तबस्सुम की तबस्सुम उजड़ गई। सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर उसने सच का गला घोंट दिया। उसने पिस्तौल कनपट्टी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया, मगर किस्मत की गोली ना निकली। इतने में मोहल्ले वाले पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो रिहा कर दिया गया। सब कुछ उसके खिलाफ था, एक भी सबूत न मिला। वो पुलिस की सजा से तो बच गया, मगर फिर अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त अज़ाब तसल्सल से दो चार हो गया। दिन का चैन और रात का सुकून उसे जाता रहा। वो बेसकूनी की दलदल में धंसकर माही बेआब हो गया। वो हर रोज एक ख्वाब देखता, सहरा, दौड़ना, एक दहशतनाक सांप, एक खौफनाक आग जो उसके पीछे लगी होती थी। वो भाग रहा होता, फिर एक जगह रुक जाता, बारिश होती और फिर उसे 1 जनवरी 1994 लिखा नजर आता और साथ ही उसके नाम का कुतबा लिखा नजर आता। वो तारीख 1 जनवरी ही थी कि उसी रोज उसने राफे को मौत से हमकनार किया था। वो आराम और सुकून के लिए तरसने लगा। दिल की धड़कन कभी रुकती महसूस होती तो कभी बेकाबू कर जाती। प्यास की शिद्दत बढ़ जाती, गले में कांटे से चुभने लगते तो घटाघट पूरा गिलास चढ़ा जाता। उसकी जिंदगी अजाब बन गई थी। जहां जरा आंख लगती तो वो रात के मलकजे अंधेरे में भाग रहा होता। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती कि पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता और फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। उस पर लर्जा तारी होता और फिर जैसे उसके सामने हुमा आन खड़ी होती, उसे हुमा की मुस्कुराहट याद आती। बीते लम्हे और साथ बिताए वक्त ने उसे दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिया। एक सुबह जब वो जागा तो उसके साथ एक अजीब वाक़या हुआ। वो शॉवर ले रहा था कि पानी खत्म हो गया तो तौलिया लेकर बाहर निकलने लगा। उसे लगा जैसे गर्मी बढ़ रही है। हब्स बढ़ती गई। उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाज़ा जैसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। उधर गर्मी की हिद्दत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया। अजीबोगरीब कैफियत थी उसकी। पूरा वॉशरूम भट्टी की तरह दहक रहा था और फिर जैसे दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो हिम्मत पैदा करके बाहर निकल आया। कुछ सांस बहाल हुआ तो जिंदगी अपनी सी लगी। पल पल के करबो अजियत से दो चार हालात के तहत उसकी जहनी हालत बदलने लगी थी। वो रातों को जागने लगा, मगर नींद फिर भी उसे आदबोशती और फिर वो ख्वाब की वादी में वहीं पहुंच जाता। उस रात भी ऐसा हुआ, मगर फिर जब उसने आंखें खोली तो वो वाकई एक सहरा में था। सूरज तुलू हो चुका था, मगर वो सहरा में कैसे पहुंचा? उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर हकीकत को ना जान सका। फिर दिन चढ़ने लगा। उसे भूख प्यास महसूस होने लगी। वो हैरान और परेशान सहरा में भटकने लगा। धूप बहुत तेज थी, तमाज़त बढ़ती चली जा रही थी। उसे अब अपना दिमाग उबलता और जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। वो दौड़ रहा था हकीकत में, मगर नहीं, कोई साया ना आबादी। फिर अचानक उसे अपने पीछे खौफनाक और दहशतनाक सांप की फुनकार सुनाई दी। वो मजीद तेज भागने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ख्वाब में भागता था। फिर भागते भागते अचानक उसके दिमाग में आज की तारीख घूमने लगी। आज 1 जनवरी 1994 ही था। वही तारीख जिस दिन उसने राफे को मार डाला था और जो ख्वाब में उसे वही तारीख नजर आती थी। आज वही तारीख थी। भागते भागते वो थक कर चूर हो गया। उसकी टांगों में सकत बाकी ना थी। वो लड़खड़ाया और धप से गिर गया। अब सांप का दूर दूर तक नामो निशान न था। बारिश होने लगी। इतनी गर्मी में बारिश उसे रहमत लगने लगी। वो उठा, भागा और फिर औंधे मुंह गिरा। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही घड़ा था, कब्रनुमा, खौफनाक, फुनकारते हुए खौफनाक काले सांपों से भरा हुआ। फिर वो घड़ा खुद ब खुद गहरा होने लगा, बहुत ज्यादा गहरा। फिर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और आवाज सुनाई दी, अफसोस, सद अफसोस, तुमने नाहक बेगुनाह लोगों को मार डाला। तुमने सच्चाई जाने बगैर मुझे मार डाला, फिर सच्चाई जानने के बावजूद मेरी बहन को भी मार डाला। वो आज ही की तारीख थी ना। बहुत जी लिया तुमने, अब मरो, ये सहरा ही तुम्हारा मदफन बनेगा। वो राफे की आवाज थी। माफ कर दो मुझे, मैं नहीं मरना चाहता, मैं गलती पर था, प्लीज मुझे माफ कर दो। आदिल गिड़गिड़ाने लगा। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम खुद मारोगे अपने आप को। सांप की फुनकार दोबारा सुनाई दी तो उस पर लर्जा तारी हो गया और किसी अंदरूनी दर्दनाक तकलीफ की वजह से वो चीखने लगा और फिर उस जगह तेजी से लौटने लगा। फिर वो तेजी से उठा, कदम आगे बढ़ाना ही चाहा था कि अचानक घड़े के अंदर जा गिरा। फिर किसी गायबी कुव्वत ने घड़े के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते रेत बराबर हो गई। आदिल मुराद अपने अंजाम को जा पहुंचा। अलबत्ता उस जगह रेत पर एक कुतबा खुदा हुआ नजर आया।
عادل مراد ولد مراد علی، تاریخ وفات 1 جنوری 1994۔